गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान के भूगोल के भाग के लेसन नंबर फर्स्ट संसाधन एवं विकास के बारे में जानेंगे और समझेंगे। इस पाठ में हम ये जानेंगे कि संसाधन क्या है और उनका विकास कैसे होता है। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन प्रकृति में मौजूद वो पदार्थ हैं। संसाधन प्रकृति में मौजूद वो पदार्थ हैं जिनका उपयोग करके मानव अपना विकास करता है, और मानव खुद भी प्रकृति का एक क्या है? संसाधन है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा कि संसाधन यानी कि रिसोर्सेज किसे कहते हैं? संसाधन प्रकृति में मौजूद वो पदार्थ जिसका मानव उपयोग करके अपना क्या करता है? विकास करता है। उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। फिर हमारे पास बात ये आती है कि जो संसाधन है वो कितने प्रकार का है। उसको हम अलग अलग आधार पर कई भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के हैं, जैव और अजैव। समाप्ति के आधार पर दो प्रकार के हैं, नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। स्वामित्व के आधार पर चार प्रकार के हैं, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। विकास के आधार पर चार प्रकार के हैं, संभावी, विकसित और संचित। इसके अलावा यहाँ हमारे पास एक डायग्राम है बेटा, इसको ध्यान से हम देखेंगे और समझेंगे। ये देखिए, इसको मैंने सर्कल में लिया है। इस त्रिभुजाकार जो हमारे पास डायग्राम है, इसके मध्य में कौन है? मानव है। क्या है इसके मध्य में? मानव है। वो क्या करता है? प्रकृति के साथ किन चीजों को मिलाता है? प्रौद्योगिकी, जिसको हम तकनीक कहते हैं। और सेकंड जो चीज़ है वो क्या है? संस्थाएं। यानी कि जो मानव है वो इन तीनों के सेंटर में है। प्रकृति का उपयोग कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। किसके सहारे कर रहा है? तकनीक के सहारे। और उसके लिए उसने किसका निर्माण किया हुआ है? संस्थाओं का। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास टिस्को एक इस्पात कंपनी है। वो प्रकृति से कच्चा लोहा क्या करती है? प्राप्त करती है। उसको कौन खुदाई करता है? मानव। फिर उसको फैक्ट्री में ला करके गलाया जाता है, उससे शुद्ध लोहा बाहर निकाला जाता है। उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं हम? प्रौद्योगिकी। थर्ड जो हमारे पास है वो क्या है? संस्थाएं। वो जिस फैक्ट्री में बन रहा है वो क्या है? एक संस्था है। फिर तैयार माल जो है आम व्यक्ति तक अगर पहुंचेगा, उस तक पहुंचाने के लिए बहुत से ऐसे सेक्टर काम करते हैं। तो इन तीनों को जब मिलाते हैं तो एक नया पदार्थ हमारे पास क्या होता है? तैयार होता है। जो रिसोर्स प्रकृति ने हमें दिया है, जिसे हम सीधा उपयोग नहीं कर सकते, उसको हम क्या करते हैं? मूल्यवान वस्तुओं में कन्वर्ट करते हैं। और उस सभी के अंदर बीच में जो है कौन आता है? मानव। क्योंकि मानव स्वयं एक संसाधन है। अगर मानव संसाधन नहीं होगा तो इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसके बाद सेकंड हमारे पास डायग्राम है ये वाला बेटा, देखिए। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट है हमारे पास संसाधन। इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक का मतलब क्या हो गया? जो हमें किससे मिले हैं? प्रकृति से। वो संसाधन जो हमें किससे मिले हैं?
प्रकृति से मिले हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को फिर आगे हमने कितने भागों में डिवाइड किया? 2 में, नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय। अब हम बात करेंगे यहाँ कौन से की? नवीकरणीय की। नवीकरणीय का अर्थ होता है बेटा जो पुनः प्राप्त किया जा सके, जो पुनः प्राप्त किया जा सके। जैसे हवा है, हम यूज़ कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद में और आ जाती है, उसको यूज़ कर लेते हैं, फिर और आ जाती है, वो चलती रहती है, वो कभी समाप्त नहीं होती। जल है, चल रहा है, नदियों का हम उपयोग कर रहे हैं, दोबारा फिर बन जाता है। नदियों से कहाँ चला जाएगा? सागर में। सागर से कहाँ चला जाएगा? वर्षा के रूप में फिर धरती पे आ गिरेगा, बर्फ़ के रूप में जो है पर्वतों पे जा गिरेगा, फिर पर्वतों की बर्फ़ जो है पिघलेंगी, फिर नदी में आएगा, फिर एक मतलब हम कह सकते हैं कि एक चक्कर चलता है। तो ये क्या होते हैं जिन्हें पुनः हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं, या एक बार उपयोग कर लेने पर ये क्या नहीं होते हैं? समाप्त नहीं होते हैं। उसके बाद सेकंड है हमारे पास अनवीकरणीय। इसका उल्टा कर दीजिए, जिनकी पुनः प्राप्ति ना हो। क्या ना हो? पुनः प्राप्ति ना हो। जैसे लकड़ी है बेटा, उसको हमने जला दिया। क्या कर दिया? जला दिया, राख बन गई, हम उसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। कोयला है, जला दिया, राख हो गई, हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, दोबारा उसको बना नहीं सकते। पेट्रोल है। तो इन दोनों संसाधनों को फिर आगे अलग अलग तरीके से क्या किया जाता है? बांटा जाता है। अब नवीकरणीय जो है उसको भी आगे 2 भागों में बांटा है। सतत प्रवाह यानी कि जो लगातार बहते रहते हैं, जैसे पवन और क्या है? जल। सेकंड है इसमें जैव। जैव का मतलब होता है कि वो संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है, या जिसमें जैव घटक शामिल होते हैं। जिसमें जैव घटक क्या होते हैं? शामिल। तो हमारी वनस्पति है, उसमें जीवन है, और जितने भी हमारे वन्य जीव उनमें भी क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। जो अनवीकरणीय संसाधन है उसको भी यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पुनः चक्रीय और अचक्रीय। पुनः चक्रीय का मतलब होता है कि एक बार उससे कोई वस्तु अगर हम बना लें तो दोबारा जो है उससे किसी नई वस्तु का निर्माण किया जा सकता है। जैसे सोने का आभूषण है हमारे पास, सोने का क्या है? आभूषण है बेटा। अगर हम काफ़ी दिन पहनने के बाद हमें लगे कि इसको हमें चेंज करवा के कुछ नया बनवाना है, तो हम इसको गला करके दोबारा किसी अन्य आकृति में क्या कर सकते हैं? ढाल सकते हैं। दूसरा हमारे पास है अचक्रीय, जिनका हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी जैसे मैंने बताया था कि जीवाश्म ईंधन है, चाहे वो कोयला है, चाहे वो आपका प्राकृतिक गैस है या पेट्रोल है, उसको एक बार जला दिया तो हम दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है मानवीय, यानी कि मानव के द्वारा जो संस्थाएं बनाई गई हैं वो भी संसाधन के रूप में क्या करती है? काम करती हैं। उसमें 2 चीज़ें इन्होंने दी है, संरचनाएं और संस्थाएं। जो हमने बिल्डिंगें बनाई हुई हैं जिनके ज़रिए हम प्रशासन को संभालते हैं, तकनीकों का इस्तेमाल जो है करते हैं। और गुणवत्ता और मात्रा, इसमें हमारी सारी तकनीकें, हमारी संरचनाएं, जिस प्रकार का मटेरियल हम तैयार करते हैं उसके अंदर जो है अच्छे से अच्छे गुण जो है डालने का प्रयत्न करते हैं, वो सारे कौन करता है? मानव करता है। ये तो था हमारे पास संसाधन जो हमें मिले हैं, किस प्रकार जो हम इनका जो है इस्तेमाल करते हैं। अब संसाधन के प्रकार हमारे पास आते हैं। फर्स्ट है हमारे पास उत्पत्ति के आधार पर, अभी मैंने आपको बताया था, और उत्पत्ति के आधार पर हमारा फर्स्ट आता है जैव संसाधन। तो वो संसाधन जिनकी प्राप्ति किससे होती है? जीव मंडल से होती है। अभी हम बात कर रहे थे जिसमें जीवन व्याप्त है, ये देखिए। तो उसमें कौन है? मनुष्य है, वनस्पति जात है, मत्स्य जीवन है और पशुधन है। सेकंड हमारे पास आ जाता है अजैव। तो जो निर्जीव हैं, जो चट्टानों में मिलते हैं, उनको हम बोल सकते हैं। तो इसमें कौन आता है? चट्टानें आ जाती हैं और धातुएं आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो है हमारे पास किसके आधार पर? समाप्ति के आधार पर। अभी हमने इनकी बात की है। नवीकरणीय कौन सा होता है? वो संसाधन
जिन्हें हम दोबारा क्या कर सकते हैं, प्राप्ति। ये देखिए पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहते हैं हम इन्हें। अब वही बातें आ रही है यहाँ, देखिए सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल है और वन्य जीवन है। सेकंड हमारे पास आया था बेटा एनवीकरणी, अभी मैंने आपको बताया था जिनकी पुनः पूर्ति संभव नहीं है। बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन में हम समझेंगे कि वो संसाधन जिनका एक बार इस्तेमाल कर लें तो वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उनकी पुनः पूर्ति नहीं कर सकते, उनको बनने में क्या लगते हैं, लाखों वर्ष लगते हैं। वो क्या हैं, अचक्रीय है। अभी मैंने एग्जाम्पल भी बताए थे इसके आपको, कौन कौन से हैं, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है और कोयला है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्वामित्व। स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक, कि उन संसाधनों के ऊपर किसका अधिकार है। तो व्यक्तिगत की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब अकेले एक व्यक्ति का है, यानी कि जिन संसाधनों के ऊपर किसी एक व्यक्ति का या किसी एक कंपनी का क्या हो, अधिकार हो। जैसे जिस किसान के नाम ज़मीन होती है जिस पे वो खेती करता है तो वो उसकी मलकियत होती है, वो उसकी क्या होती है, मलकियत होती है। देखिए इसने बताया शहरों में लोगों के भूखंड होते हैं, उनके घर होते हैं, उनकी जायदाद होती है, बाग होते हैं, चारागाह होते हैं, तालाब होते हैं और कुएं होते हैं, जिनके ऊपर उनका अपनत्व होता है, अपना खुद का क्या होता है, अधिकार होता है। उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत। उसके बाद हमारे पास सेकंड आ जाता है बेटा सामुदायिक, यानी कि वे संसाधन जिसके ऊपर पूरे समाज का अधिकार हो। जैसे अब गांव के अंदर समलात जो भूमि है, कौन सी भूमि है, समलात भूमि, जिस पे लोग पशु चराते हैं, गांव की शमशान भूमि है, या गांव का जोहड़ या क्या है, तालाब है, या गांव का या किसी नगर का खेल का मैदान है, सार्वजनिक पार्क है, पिकनिक स्थल है, ये सारे कौन से होते हैं, सामुदायिक, यानी कि जिसके ऊपर समस्त समाज का क्या होता है, अधिकार। उसके बाद अगला हमारे पास आता है राष्ट्रीय संसाधन। ये वो संसाधन होते हैं जिसके ऊपर पूरे राष्ट्र का क्या होता है, अधिकार होता है। कौन कौन से होंगे, सड़कें हैं हमारी, नहरें हैं हमारी, रेल लाइनें हैं हमारी, इनके ऊपर किसका अधिकार होता है, समस्त देश का। देश के अंदर पाए जाने वाले खनिज पदार्थ हैं, जल संसाधन है, वन है, वन्य जीवन है, राजनीतिक सीमाओं के अंदर की सारी जो भूमि है, और 12 समुद्री मील, यानी कि जहाँ भी किसी भी देश के तट का हिस्सा है, सागर से लगता है भूमि का, उस तट से लेकर के 12 मील तक के अंदर जो भी संसाधन आते हैं वो उस देश के क्या हैं, माने जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब वो कौन से होते हैं, वो जो 12 मील की जो हमारी दूरी होती है उससे आगे का जो क्षेत्र होता है, उसके अंदर जैसे जितने भी महाद्वीप होते हैं या जितने भी जलमार्ग होते हैं, उन सभी के ऊपर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है। देखिए उस पर क्या होता है, समस्त विश्व का होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है जो संसाधन है उसके विकास के जो स्तर है ना, उसके आधार पर हम उन्हें जो बांटते हैं वो कौन कौन से प्रकार हैं। तो वो हमारे पास है पहला संभावी संसाधन, यानी कि संभावी का मतलब होता है कि हमारे पास संसाधन तो हैं बट अभी हम उनका उपयोग नहीं कर रहे। ये देखिए संभावी संसाधन कौन सा होता है, जो हमारे पास है लेकिन अभी हम उसका उपयोग नहीं कर रहे। इसने एग्जाम्पल भी दिया है, यहाँ देखिए राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा के संसाधनों की अपार संभावना है, लेकिन अभी तक हमने इसका विकास नहीं किया है। अभी तक हमने इसका बेटा क्या नहीं किया है, विकास नहीं किया है। नेक्स्ट देखोगे नाम से ही हो रहा है विकसित, यानी कि जिनका हमने सर्वेक्षण कर लिया है और जिनका उपयोग करने की मात्रा हमने क्या कर ली है, निर्धारित कर ली है। और वो सारी की सारी किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारी तकनीक के ऊपर डिपेंड करती है। ये देखिए वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण हो गया है, उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा भी क्या की जा चुकी है, निर्धारित की जा चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है भंडार। भंडार का मतलब ये होता है कि वो संसाधन जिनको हमने भंडार के रूप में अभी क्या कर लिया है, डाल लिया है, लेकिन अभी हम उसको क्या नहीं कर रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं, इस्तेमाल। हमारे पास भंडार तो है लेकिन तकनीक की कमी के कारण वो अभी हमारी पहुंच से क्या है, बाहर है। जैसे कि एग्जाम्पल है जल। जल के अंदर 2 गैसें हैं, कौन कौन सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर इसमें हाइड्रोजन को अगर हम तोड़ लें तो एक बहुत बड़ी जो है ऊर्जा हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास इसकी उन्नत तकनीक नहीं है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है संचित कोष। संचित कोष का मतलब होता है कि जिस भी
संसाधन को हमने तकनीक की सहायता से प्रयोग में लाना क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है। अभी हम उसका प्रारंभ करने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उसको हम क्या कहते हैं, संचित कोष, यानी कि हमारा जो संसाधनों का भंडार है उसका वो क्या है, एक हिस्सा है। जैसे इसमें दिया है बांधों का जल है, वन, और वन जो है हमारे क्या है, संचित कोष है। ठीक है, अब बांध के अंदर जो जल होता है उसको हमने इकट्ठा कर रखा है। वन जो होते हैं जंगलों के अंदर होते हैं उनको हमने सुरक्षित कर रखा है, वो हमारे लिए किसका काम करते हैं, संचित कोष का। अब जैसे कि बांध के से हम क्या करते हैं, नदियों में जल विद्युत की प्राप्ति करते हैं, ये भी हमारे लिए एक संसाधन का क्या है, काम होता है। ये तो थे हमारे पास कि जो जितने भी संसाधन हमें मिलते हैं उन सब को विभिन्न आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, समीपता के आधार पर, विकास के आधार पर जो है अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट्स आ जाता है वो आता है संसाधन का विकास। हम कैसे करते हैं संसाधन का विकास, मानव किसके लिए करता है, अपने जीवन यापन के लिए। देखिए, अपने जीवन की क्या बनाए रखने के लिए, गुणवत्ता। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि मानव संसाधन का विकास क्यों करता है, तो फर्स्ट क्या होगा, नंबर 1 अपने जीवन यापन के लिए, सेकंड हमारे लिए क्या हो जाएगा, जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या है कि मानव इनका क्या कर रहा है, अंधाधुंध उपयोग कर रहा है। ज़्यादा इसका क्या कर रहा है, उपयोग। अगर ज़्यादा इसका उपयोग करेगा तो समस्याएं पैदा हो जाती है। समस्याएं क्या होती हैं, फर्स्ट संसाधनों का क्या होता है, ह्रास होता है। सेकंड, कुछ ही लोगों के हाथों में ये संसाधन चले जाते हैं, इससे अमीर ज़्यादा अमीर हो जाता है और गरीब ज़्यादा क्या हो जाता है, गरीब होता जाता है। इसके अलावा थर्ड है हमारे पास कि संसाधनों का अगर हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, तो क्या होगा कि तापमान बढ़ जाएगा। ये देखिए क्या बढ़ जाएगा, भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत का क्षय हो जाएगा, पर्यावरण का प्रदूषण होगा और भूमि क्या हो जाएगी, निम्नलिखित हो जाएगी। इसलिए फिर हमें क्या करना चाहिए, संसाधनों का जो है हमें क्या करना चाहिए, गुणवत्ता के साथ क्या करना चाहिए, गुणवत्ता के साथ उसका उपयोग करना चाहिए। और विश्व शांति बनाए रखते हुए संसाधनों का हमें क्या करना चाहिए, न्याय संगत बंटवारा। ये देखिए, गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का जो है समाज में न्याय संगत क्या करना चाहिए, बंटवारा करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे तो आने वाली जो हमारी भविष्य की पीढ़ियां हैं वो क्या है, खतरे में पड़ जाएगी। जो पृथ्वी है हमारी उसके ऊपर पर्यावरण क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। इसलिए जो है एक नई अवधारणा को जन्म दिया विश्व में, उस अवधारणा का नाम था सतत पोषणीय विकास। इसका अर्थ ये था कि मानव के द्वारा अपनी वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जितने संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है उसके साथ साथ उसे किसका ध्यान रखना है, आने वाली पीढ़ी की, यानी कि आने वाली भावी पीढ़ी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का क्या करना, इस्तेमाल करना। ऐसी अवधारणा को क्या बोला जाता है, सतत पोषणीय विकास। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ हमारे कई प्रश्न जो हैं कंप्लीट हो रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं, संसाधन कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के थे, प्राकृतिक और मानवीय। उसके बाद में हम विभिन्न आधार पर जो है संसाधनों को अलग अलग भागों में हमने बांटा, उन सबको हमने पढ़ा। स्वामित्व के आधार पर हमने पढ़ा कि कितने प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, सामुदायिक होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं। इसी प्रकार समाप्यता के आधार पर हमने पढ़ा, 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और क्या होते हैं, अनवीकरणीय होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़ा, जैव और क्या होते हैं, अजैव होते हैं। तो मानव ने जो है बहुत ज़्यादा जो है इसका इस्तेमाल किया, तो ये अवधारणा लेकर के आना पड़ा और उसके साथ चिंता का विषय बना। और ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आ जाता है, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो जून 1992 में हुआ। और ये इसलिए हुआ था ताकि पृथ्वी को जो है प्रदूषित होने से क्या किया जा सके, बचाया जा सके। और वहाँ एजेंडा भी था, किस चीज़ का था एजेंडा, 21। क्या था, 21, कि उसके अंदर 21 ऐसे पॉइंट थे जिनके को ध्यान में रख कर के जो है
हर देश को, यानी कि उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको ये कहा गया कि आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने देश के विकास का आंकलन करेंगे, अपने संसाधनों का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन नाम से स्पष्ट, नियोजन का मतलब होता है योजना बना करके, सुनियोजित रूप से संसाधनों का क्या करना, इस्तेमाल करना ही क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन। क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन। क्योंकि ये ज़रूरी है। कुछ प्रदेश ऐसे होते हैं देश के जहाँ पर संसाधनों की कोई कमी नहीं होती, लेकिन उसी देश के अंदर कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर बिल्कुल भी संसाधन नहीं होते। तो एक दूसरे के ऊपर वो क्या करते हैं, फिर निर्भर करते हैं। इसलिए जहाँ संसाधनों की कमी है तो उन देशों का विकास क्या है, कम हो पाता है। जहाँ संसाधन प्रचुर मात्रा में है वो क्षेत्र अपना विकास क्या कर लेते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं। इसलिए संसाधन नियोजन की आवश्यकता है कि जहाँ पर संसाधन नहीं है उनको उन क्षेत्रों के अंदर भी जो है संसाधन जो है भेजने चाहिए, ताकि वो भी अपने देश का क्या कर सके, विकास करके। इसने बताया, ये देखिए कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ संसाधन की उपलब्धता में आत्मनिर्भर है, कुछ ऐसे हैं जहाँ कमी है। उदाहरण दिया इसने कि झारखंड है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कोयला और खनिज बहुत हैं, अरुणाचल प्रदेश में जल जो है प्रचुर मात्रा में है परंतु मूल विकास की क्या है, कमी है। राजस्थान में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के संसाधन है लेकिन जल की क्या है, कमी है। लद्दाख शीत मरुस्थल है, अन्य भागों से अलग थलग है। तो इसलिए ये कहता है कि जल है, आधारभूत अवसंरचना है या खनिजों की यहाँ पर क्या है, कमी है। इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमारा प्रांतीय है या प्रादेशिक है या स्थानीय जो स्तर है उसके ऊपर संतुलित जो है संसाधन नियोजन की क्या है, ज़रूरत है। हर प्रकार के, जहाँ पानी की कमी है, जहाँ पानी प्रचुर मात्रा में, तो आपस में क्या कर लेना चाहिए, बांट लेना चाहिए। जहाँ संसाधन कम है, जहाँ संसाधन ज़्यादा है, उनको भी आपस में एक दूसरे के साथ जो है इन चीज़ों का क्या कर लेना चाहिए, आदान प्रदान कर लेना चाहिए। इस प्रकार अगर हम काम करते हैं, संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, संसाधन नियोजन कहते हैं। यहाँ कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं, देखिए कि जो संसाधन नियोजन है वो एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। इसके सोपान है, कौन कौन से चरणों से ये पूरी होती है। फर्स्ट, देश के सभी प्रदेशों में संसाधनों की क्या करनी चाहिए, पहले पहचान करनी चाहिए, उनकी तालिका बनाने ली चाहिए, क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना चाहिए, उनका मानचित्र बनाना चाहिए और संसाधनों की गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगा लेना चाहिए भी कहाँ कहाँ पर कौन कौन से संसाधन विद्यमान है। दूसरा, फिर उनको विकास करने के लिए योजनाएं बनानी चाहिए। उसके लिए प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीक, कौशल और संस्थागत नियोजन का क्या करना चाहिए, ढांचा तैयार करना चाहिए। उसके बाद विकास योजनाएं बनानी चाहिए। राष्ट्रीय विकास योजना में क्या करना चाहिए, समन्वय स्थापित करना चाहिए। जिस राज्य के अंदर नहीं है उसे दूसरे राज्य का क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। इसके लिए हमने भारत के अंदर कौन सी योजनाएं लागू की थी, पंचवर्षीय योजना। कई बार आ जाता है प्रश्न कि जो संसाधन नियोजन है उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए भारत के अंदर जो है कौन सी योजनाएं जो है बनाई गई। तो कौन सी योजना लागू की गई थी, पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास, किसी भी क्षेत्र के विकास के संसाधनों की उपलब्धता होना एक आवश्यक शर्त है। कोई भी क्षेत्र है ये उस पर डिपेंड करता है, अगर उस क्षेत्र के अंदर संसाधन अच्छे होंगे तो वो बहुत अच्छा विकास कर सकता है, लेकिन वो तब करेगा जब उसके पास क्या होगी, तकनीक होगी। क्या होगी, तकनीक। इसने बताया, देखिए मात्र संसाधनों की उपलब्धता से विकास संभव नहीं है। बहुत से संसाधन वाले क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी गिनती पिछड़ों में आती है, जैसे बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है। हालांकि संसाधन वहाँ बहुत ज़्यादा मिलते हैं लेकिन वहाँ पर तकनीक नहीं है, कौशल नहीं है, इसलिए वो अपना विकास नहीं कर पाते हैं। या उन क्षेत्रों का कालांतर के अंदर, ये देखिए उपनिवेश बना करके या विदेशी आक्रमणकारियों ने जो है उनका क्या कर लिया, शोषण कर लिया। तो सबसे बड़ी जो ज़रूरत है किसी भी जगह के संसाधनों के लिए, मैंने आपको जैसे ही चैप्टर स्टार्ट हुआ था बेटा बताया था कि मानव इम्पोर्टेंट है। सेंटर पॉइंट में था ना हमारे त्रिभुज में कि मानव जब तक नहीं है तो ना प्रौद्योगिकी है, ना संस्थाएं हैं और संसाधन किसी भी काम का नहीं है। ये बता रहा है, देखिए कि सामान्यतः संसाधन विकास लोगों के साधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं है, बल्कि प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी क्या रहता है, वहाँ योगदान रहता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है फिर संसाधनों का संरक्षण। क्योंकि हमने जब संसाधनों के
प्रकार के बारे में पढ़ा। तो कुछ संसाधन बेटा हमारे पास ऐसे थे जिनका उपयोग करने के बाद वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और करोड़ों या फिर अरबों वर्षों में वो क्या होते हैं, तैयार होते हैं। या फिर हमने ये भी देखा कि ज़्यादा अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो जाता है, पर्यावरण जो है प्रदूषित होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो है संसाधनों का जो है संरक्षण करना क्या है, ज़रूरी है। अगर हमने ज़्यादा इसका उपयोग कर लिया तो आने वाली पीढ़ी अपना विकास कैसे पर कर पाएगी। तो हर कोई व्यक्ति, उस समय के जितने भी चिंतक थे, लोग जो चिंतन करते थे इन चीज़ों पर, जो बुद्धिजीवी लोग थे, जैसे कि यहाँ गांधी जी के बारे में बताया है। देखिए गांधी जी ने संसाधन के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। ये इसलिए बता रहा है कि अगर एक ही व्यक्ति संसाधन का इस्तेमाल ज़्यादा करेगा तो दूसरा व्यक्ति जो है उस संसाधन से क्या रह जाएगा, दूर रह जाएगा। तो इन संसाधनों का इस्तेमाल जो है वो हमें किस तरीके से करना चाहिए, लयबद्ध तरीके से नियोजना बना करके हमें उसका क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं तो ये संसाधन जो है हमारे हाथ से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है भू संसाधन। इसके बारे में हम अपनी अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक यू बेटा।